हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ और आप सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर नए स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे तो आप सबका वेलकम है हमारी क्लास में। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 4 रहेगी। कल गलती से शायद मैंने क्लास नंबर 3 को क्लास नंबर 4 मेंशन कर दिया है, तो वो क्लास नंबर 3 है। ठीक है ना, आप 3, 4 पे मत जाना, क्वेश्चंस पे जाना अपना। ओके, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। दो व्रतों को जोड़ने वाली एक वहनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। दोनों व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि बड़े व्रत की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो छोटे व्रत की त्रिज्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, दो व्रत हैं जिनको, भाई कहाँ है पैर, इधर ही है, जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा जिसे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तिर्यक स्पर्श रेखा जैसे बोलते हैं, की लंबाई 9 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। दोनों व्रतों के केंद्रों के बीच की दूरी हमको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि बड़े व्रत की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो छोटे व्रत की त्रिज्या हमसे पूछिए। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक बड़ा सा व्रत बनाया और ये हमने एक छोटा सा व्रत बनाया और ये हो गई इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। तो ये वाली डिस्टेंस हमको 9 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, दोनों व्रतों के केंद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है ना, ये दे रखी है। और इसकी जो रेडियस है ये हमको क्या दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की दे रखी है और इसकी रेडियस हमसे पूछी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है ना, और ये वाली जो है ये तो हमारी क्या है, ये तो हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ठीक है ना, ये क्या है, ये है हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टी सी टी लिख सकते हैं शॉर्ट में इसको। और ये हमारी कैपिटल रेडियस मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल रेडियस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टी सी टी, मतलब कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, अंडर रूट के डी का स्क्वायर माइनस के आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में लगाएंगे, ये आपका कितना है, 9 है। तो ये रूट अगर हम इधर ले आएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका भी। तो 9 का स्क्वायर 9 में 81, इधर सॉल्व करते हैं हम। ठीक है ना, 9 में 81 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 माइनस के कितना आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर 8 है हमारे पास, तो 8 प्लस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले जाए तो 8 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास 144 बचेगा। ठीक है ना, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। ये किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ से स्क्वायर हम काट देंगे, हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस के 8 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, स्मॉल r बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। एक और होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, वो मैं नेक्स्ट पेज पे उसका भी फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए एक ही जगह पर। तो ये हमारा एक सर्कल है और ये हमारा दूसरा एक सर्कल है और ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मान लो ये यहाँ पर ए पर मिलती है और यहाँ पर बी पर मिलती है। ठीक है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये डिस्टेंस डी हो गई, ये रेडियस हो गई बड़े वाले वृत्त की और ये रेडियस हो गई छोटे वाले वृत्त की। ठीक है ना, ये क्या है, हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये जो हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है इसके बराबर होता है अंडर रूट का डी का स्क्वायर माइनस के आर माइनस के आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो जाता है। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, यहाँ से इस तरह से, तो मैंने थोड़ा सा सही नहीं बनाया, इसको थोड़ा नीचे बनाती हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी डी के बराबर होती है, ये भी डी है और ये भी हमारी डी आती। ठीक है ना, ये अगर डी है और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता और ये वाली डिस्टेंस हमारी आर माइनस के आर आती। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 90 डिग्री बराबर हो गया। ये हमारा क्या है, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसके बराबर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बराबर। तो इसको लेना है तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस के इसका होल स्क्वायर। तो वही हमने ये रखा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से मैं थोड़ा सा ये चीजें गड़बड़ कर दी है, इसको हटा देते हैं हम। ओके, अब तो हटेगा नहीं, हटा के बनाएंगे दोबारा से क्योंकि फिगर अच्छा दिखना चाहिए, ये मैन है। तो इसको हम हटा देते हैं।
समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया था, एक बार फिर से ड्रॉ कर देंगे हम, क्योंकि चीजें एक बार समझ में आ जाती है ना तो फिर वो रटने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, और समझ में नहीं आती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर हमें चीजें रटनी पड़ती हैं फिर, क्योंकि फिर तो हमें रटनी ही पड़ेंगी, चीजें पता नहीं है तो फिर कोई चारा नहीं है ना। तो ये हमारी कैपिटल थी और ये स्मॉल रेडियस थी। अब ऐसे ही मैंने एक और बनाया था, क्या, ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, और ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये मान लो ए पर यहाँ पे इसको टच करती है, यहाँ पे बी पर टच करती है, और ये हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, दोनों को मिलाएंगे, ये डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ये इसकी कैपिटल रेडियस हो गई, ये इसकी स्मॉल रेडियस हो गई। यहाँ से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट के डी का होल स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बट यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है और यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, इतनी ही चीजें आपको बस यहाँ पर याद रखनी है। एक सजावटी स्तंभ नियमित षट भुजाकार प्रिज्म के आकार में बना है, इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक सजावटी स्तंभ नियमित षट भुजाकार प्रिज्म के आकार का बना हुआ है। ठीक है ना, इसके आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। स्तंभ कई खंडों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई एक क्रमिक अनुक्रम का पालन करती है। पहला खंड जो है 5 सेंटीमीटर ऊंचा है और प्रत्येक अगला खंड पिछले खंड से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि स्तंभ में कुल 4 खंड हैं तो स्तंभ का कुल आयतन क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो देखो एक षटभुज बनाओ, ये मैंने एक षटभुज बनाया। ठीक है ना, ऐसे इसकी हाइट बनाएंगे, भाई सही से बनेगा क्या मेरे से, आई डोंट नो, बट कोशिश कर सकते हैं भाई, पता नहीं कोशिश कर सकते हैं, देखो सही से बने क्या पता, लग तो नहीं रहा है कि सही बना है, बट एक षटभुजाकार है और ऐसे ही हम कितने रख दिए, 4 रख दिए इसके ऊपर ही, ऐसे एक रखा है, फिर 3 और रख दिए, तो 4 पूरे 4 खंडों में हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। बट पहला खंड जो है उसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर हमको दे रखी है, पहले खंड की हाइट 5 सेंटीमीटर की है। दूसरा जो खंड बनेगा उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि पिछले खंड से 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। तीसरा जो खंड बनेगा उसकी 9 होगी और चौथा जो खंड बनेगा उसकी हाइट 11 होगी। ठीक है ना, तो टोटल यहाँ से जो हमारी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 और 32। ठीक है, टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, 32। ये जो षटभुजाकार हेक्सागोन होता है इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया कितना होता है हेक्सागोन का एरिया होता है 3√3/2 इंटू साइड का, ठीक है ना, इंटू साइड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। बट हेक्सा जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म उसका वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू का हाइट। ठीक है ना, यहां में लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ बेस, यहां लिखती हूं मैं एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। ठीक है ना, ये होता है प्रिज्म का वॉल्यूम। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं। तो बेस का एरिया क्या आ जाएगा, हमारा हेक्सागोन है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो 3√3/2 इंटू का साइड कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आधार की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये साइड हमको 10 सेंटीमीटर की दे रखी है। ओके, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा और ये हाइट हमको 32, टोटल हाइट हमारी 32 हो गई। अब यहाँ से सॉल्व करें, 2 से इसको काट दें तो 16 आ जाएगा और 16 तिया 48, 100√3, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4800√3। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। याद नहीं है तो याद करना है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अगर इसका CS से निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा इसका, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आधार का परिमाप इंटू का हाइट। ठीक है ना, और टोटल निकालेंगे तो TS से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो CS है या LS है प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस रहेगा। ओके, चलिए, जो मैं अलग से बोल रही हूँ वो भी आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति ने 2200 रुपए की कुल राशि 3 अलग अलग साधारण ब्याज योजनाओं में निवेश की। ठीक है, राशि कितनी है 2200 रुपए की और 3 अलग अलग
योजनाओं में साधारण ब्याज की दर से उसने निवेश की है, जिनकी वार्षिक दर क्रमशः 4%, 5% और 10% है। एक वर्ष के अंत में, मतलब केवल एक वर्ष के लिए निवेश की है, उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% की दर पर निवेश की गई धनराशि क्या है? 3 योजना में निवेश की है, ये पहली योजना हो गई, ये दूसरी योजना हो गई और ये तीसरी योजना हो गई। जब भी हमको समान इंटरेस्ट प्राप्त होता है तीनों योजनाओं से, तो इसमें लगाए गए पैसे का रेशियो आता है, वो क्या आएगा? पहला वाला निकालने के लिए पहला वाला इंटरेस्ट छुपा लो अगर 1 साल के लिए, तो ये आ जाएगा 10 पंजे 50 यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरे वाले के लिए इसको छुपाएंगे 40 आ जाएगा, और तीसरे वाले के लिए इसको छुपाएंगे 5 और 20 आ जाएगा। ये हमारा किसका रेशियो आ गया? जितना जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा उसका रेशियो आ गया। यहाँ से पॉइंट काटेंगे और ये हमारे पास 9 2 11 आ जाएगा। और हम यहाँ रख सकते हैं कि 11 की जो वैल्यू है वो हमें 2200 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2200 दे रखी है। हमसे पूछा है 5% की दर पर निवेश की गई राशि सेकंड वाली बनेगी, मतलब कि ये वाली, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना है हमारे पास में? 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? 11 दूनी और 4 दूनी 800 रुपए, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ये इसका कितना गुना है? 11 दूनी 22, 200 गुना है, और 200 का जब आप 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपए आपके पास आ जाएंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ टीएफ का आधार एफ जमीन पर स्थित है, ठीक है ना। एक अगर ये आपको दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो मैं आपको पढ़ रही हूँ, वो समझना है आपको। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ टीएफ का आधार एफ जमीन पर स्थित है। बिंदु ए से जो एफ से 25 मीटर की दूरी पर है, टी का उन्नयन कोण x डिग्री है। बिंदु बी से जो एफ से 75 मीटर दूरी पर स्थित है और ए के समान रेखा में स्थित है, टी का उन्नयन कोण 22 डिग्री है, ठीक है ना। यदि खंबे की ऊंचाई 25 रूट का 3 मीटर है, तो x डिग्री प्लस का 22 डिग्री का मान क्या होगा? ये हमसे पूछा है। मैं आप इसका फिगर बनाती हूँ। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और टीएफ आधार एफ है, ठीक है ना। ये क्या है? एफ है, और इसका टी है, ये वाला पॉइंट। बिंदु ए से जो एफ से 25 मीटर की दूरी पर है, एफ से 25 मीटर की दूरी पर है, ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। कौन सा है? 25 मीटर लिखना है बेटा। ए पॉइंट है, ठीक है ना। इसका जो टी से उन्नयन कोण है वो कितना है? वो टी से उन्नयन कोण x डिग्री का है। कितने का है? x डिग्री का है जी, ठीक है। बिंदु बी से जो एफ से 75 मीटर की दूरी पर है, एफ से 75 मीटर की दूरी पर क्या है हमारा? बी है एक, ठीक है ना। तो ये 25 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? हमको 75 दे रखी है, ठीक है। का उन्नयन कोण 22 डिग्री है, ये हमसे कहा जा रहा है। ये कितना है यहाँ पर? ये है 22 डिग्री। तो हमसे x डिग्री प्लस 22 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो, ये जो हमको ऊंचाई दे रखी है, 25 रूट के 3, ये दे रखी है कितनी? 25 रूट के 3। अब देखो ये 25 है, ये 25 रूट के 3 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री का, और ये एंगल होगा कितने का? 60 डिग्री का। क्योंकि अगर ये 30 है, ये 60 है, तब ये रेशियो बनता है कि ये 1 बनेगा और ये 1 रूट के 3 बनेगा। तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 1 रूट के 3 की वैल्यू 25 रूट के 3 आ जाएगी, ठीक है। तभी ये रेशियो पॉसिबल होता है। अब मैं यहाँ पर आऊं तो 22 डिग्री की वैल्यू 25 रूट के 3 है और ये 75 है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये होगी आपकी 30 डिग्री की, और ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल होगा आपका 60 डिग्री का। समझ रहे हो? क्योंकि 30 डिग्री के सामने अगर 25 रूट का 3 है, तो ये वाला पूरा कितना निकलेगा आपका? x रूट के 3, और रूट के 3 से रूट के 3 का मल्टीपल बनेगा तो 3 बनेगा, 25 या 75, तभी बनना ये पॉसिबल होता है, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल कितने का है मेरा? 30 डिग्री का है, और ये वाला एंगल कितने का है मेरा? 60 डिग्री का है, ठीक है ना। कितने का है? 60 डिग्री का है। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, 60 डिग्री का है, तो ये होगा x और ये होगा x रूट के 3, ठीक है ना। ये x होगा और ये x रूट के 3 होगा। अब 30 डिग्री के सामने क्या है हमारा? x रूट के 3 है, तो ये जो पूरी साइड होगी ये कितनी होगी? 30 के सामने ये है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा पूरा, ये कितने का बनेगा? 60 डिग्री का फिर बनेगा। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का बनेगा, ऐसे वाला, ठीक है ना। वो मैंने ऐसा बना दिया है, उसको समझेंगे आप, ओके। तो ये एंगल कितने का बनेगा? 60 डिग्री का हमारा बनेगा। तो ये 60 डिग्री के सामने हमने क्या लिखा है? ये लिखा है। और 30 के सामने अगर ये है x रूट के 3 है, इसका मल्टीपल में रूट के 3 से कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा टोटल। ये 3x है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो केवल मुझसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जाती तो ये 2x आ जाती। समझ रहे हो? तो ये 3x आ जाएगा हमारे पास में। तो x की वैल्यू हमें 25 दे रखी थी यहाँ पर, और ये 25 रूट के 3 है।
30 के सामने ये है, रूट के 3 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने रूट के 3 से यहाँ पे मल्टीपल करा तो हमारे पास कितना आया, 3x आया। राइट, अभी समझ में आ गया। इसको हटा दूं, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, दिमाग में छाप लेना। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में ऑलरेडी ब्लर ब्लर हो रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। नेक्स्ट, एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस लेन देन से लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, एक उत्पाद है, उसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर उसे बेचा जाता है। इस लेन देन से लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। यदि अर्जित लाभ 300 रुपए है तो यदि उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां से अगर मैं रेशियो लू किसका, सीपी लिखूं, एसपी लिखूं और मार्क्स प्राइस लिखूं, ठीक है ना, एमआरपी लिखूं, तो एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है। 20% की छूट पर बेचा गया है, इसका मतलब है कि 1/5, मतलब कि 5 की चीज को 1 छूट दी गई है, 4 में बेचा गया होगा। ठीक है, तो यहां से ये 4 में बेचा गया है, एमआरपी इसकी 5 रही होगी। ठीक है, इस लेन देन में लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 में कोई चीज खरीदी गई है तो उसे 11 में बेचा गया होगा। अब एसपी दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो एसपी को हमें इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ आप 11 से मल्टीपल कर लो और यहाँ भी 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा फिर, और यहाँ आप 4 से मल्टीपल कर लो और यहाँ भी आप 4 से मल्टीपल कर लो, तो आपके पास यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 44 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 55 आ जाएगा। अब आपने 40 रुपए में कोई चीज खरीदी है, उसको बढ़ा करके 55 रुपए कर दिया है, लेकिन बेचा आपने उसे 44 रुपए में है, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करें। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है यदि अर्जित लाभ 300 रुपए है, लाभ कितना है, 300 रुपए। अब देखो हमने 40 रुपए में खरीद के 44 रुपए में बेचा है, लाभ कितना है हमारे पास, 4 रुपए है। 4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 300 रुपए दे रखी है। यदि उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होता। अब मैं इस पर 30% की छूट पर अगर बेचूं, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर के अगर बेचा जाता, ऐसा हमसे कहा जा रहा है, तो ये कितना बचता, 70% बचता। ठीक है ना, ये बचता। तो 7 वरना 35 का मल्टीपल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। इतने में बेचा जाता है एसपी। अब 4 की वैल्यू अगर इतनी है तो इतने की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू अगर निकाले तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 या 75 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 75 है तो इसकी वैल्यू हम 75 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो पॉइंट तो आएगा 25, 5 आएगा, लास्ट में 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2887.50 रुपए में वस्तु बेची जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम ऑप्शन पे भी जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे मैम उसमें ऑप्शन ऐसे सभी में 0.5 दे रखा हो लास्ट में, तो फिर हमको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर तो कोई चारा नहीं। अब देखो ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, एग्जामिनर ने बनाए हैं, उसने ही रखे हैं। ठीक है ना, तो एग्जामिनर थोड़ा सा सोच के देता है, बिकॉज आजकल एग्जाम में टाइम बहुत कम कर दिया है, तो उसको पता है कि बच्चे को इतना टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमावदार बनाएगा, बट ऑप्शन थोड़े से ऐसे रखेगा कि अगर आप नियर बाई में पहुंच जाएंगे तो इजिली आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, एक नियमित अष्टभुज की भुजा एक नियमित चतुर्भुज वर्ग की भुजा की आदि है। यदि चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो अष्टभुज का परिमाप क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, एक अष्टभुज है, एक ऑक्टागोन है, इसकी नियमित, इसकी भुजा एक वर्ग की भुजा की आदि है, और वर्ग का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, हमको 20 दे रखा है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। a क्या है, साइड है इसकी, इसके बराबर मेरे को 20 दे रखा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस अष्टभुज की जो भुजा है वो क्या है, 5 की आधी है, तो ये आ जाएगी। ठीक है ना, आधी है इसकी। तो मेरे से कहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अष्टभुज है तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप 8 भुजा है तो साइड में 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 8a बराबर कितना आ जाएगा भाई, 5/2 इंटू का 8 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा आंसर। इससे हम काट देंगे, 4 बार जाएगा, 4 पन्ना 20 आ जाएगा। ओके, इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में √2 प्लस का 1 इंटू का साइड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, इंटू का साइड का होल स्क्वायर। तो इसको आप याद कर लेंगे, 2 ब्रैकेट में 2 √2 प्लस का 1 इंटू का साइड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा अष्टभुज का। और पेरीमीटर तो आपको पता ही है, जो साइड दे रखी है, परिमाप अगर मेरे से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। और अगर
परिमाप हमसे पूछा जाए, पेरीमीटर अगर हमसे पूछा जाता तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता, 8 इंटू का साइड जो भी होगी उतनी, ठीक है ना, साइड बोझा या साइड लिख लो, कुछ भी लिख लो अपने से। एक दुकानदार ने एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए रखा, उसने 15% की छूट देकर उसे बेच दिया। यदि उसका लाभ 20% था तो घड़ी का लागत मूल्य क्या था। अब देखो ये सीपी हो गया और ये एमआरपी हो गया, ठीक है ना। अंकित मूल्य उसने 800 रुपए रखा, उसने 15% की छूट देकर उसे बेचा। तो जो छूट दी जा रही है उसको जब हम रेशियो लेते हैं ना तो सीपी पे लिख देते हैं हम। छूट देंगे तो 85 या सीपी का रेशियो आ जाएगा, और 20% के लाभ पर बेचा है तो 120% ये इसका रेशियो बनेगा, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ रहा है ना आपको। देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सीपी का 120% इज इक्वल टू एमआरपी का कितना आ जाएगा 85%, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बराबर रहेगा ना, जितना ये सेलिंग प्राइस होगा उतना यहाँ से सेलिंग प्राइस बनेगा। तो जब यहाँ से हम रेशियो लेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और यहाँ से हम लिखेंगे कि सीपी और एमआरपी का अगर हम रेशियो लें तो वो कितना बनेगा, सीपी के साथ कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, और एमआरपी के साथ 120 आ जाएगा। शायद अभी आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है आपका इज इक्वल टू एसपी आ जाएगा, ठीक है ना, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा। अब शायद मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने कहा यहाँ से अगर हम रेशियो ले ले तो ये कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 9 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। यदि उसका लाभ 20% था तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 800 रुपए था, मतलब इस 24 की वैल्यू हमें 800 रुपए दे रखी है, और लागत मूल्य हमसे पूछा है 17 की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो 8 तिया 24 और 8 से ये जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो बटे में अगर 3 आ गया तो क्या चलेगा आपका, या तो 3 3 या फिर पॉइंट के बाद 6 6, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा। यहाँ से आप निकालेंगे तो 100/3 इंटू का 17 बनेगा, कितना बनेगा 17। तो 3 से काटो 5 15, 2 बचेगा, 2 का मतलब होता है 2 अगर बचता है तो 0.666666 चलता है, तो ऐसे आ जाएगा आपका, और 100 है मल्टीपल में तो ये आपका बनेगा, ठीक है ना। ओके, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर पहले, मतलब आगे बढ़े। एक थैली में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में, यदि थैली में कुल राशि 200 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। अब देखो 5 रुपए के आपके पास 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे 10x बनेंगे, अगर मैं यहाँ x मान लू तो। 2 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं तो 6x बनेंगे, और 1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4x बनेंगे। अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो मेरे पास 20x हो गया। 20x की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 200 दे रखी है। तो मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 10 है तो ये सिक्के 20 होंगे 30 होंगे 40 होंगे, तो 20 20 30 और 40 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 6000 रुपए उधार लिए हैं। कितना रुपया लिया है भाई 6000 रुपए, ठीक है ना। सी ने 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का निर्णय लिया। सी को डी को कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब 15 मार्च से 15 सितंबर तक टाइम कितना बनेगा 6 मंथ का बनेगा। कितना बनेगा 6 मंथ का टाइम बनेगा। तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 15%, 10% का आधा 5% हो जाएगी, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो हमसे कहा गया है कि कुल कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, तो 6000 तो वो वापस करनी पड़ेगी और प्लस 6000 का 5%। तो इसका 5% कितना आ जाएगा आपका, इसका 10% 600, 5% 300 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 6300 रुपए वापिस करने पड़ेंगे, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले में लगा के अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो। प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस का ब्याज भी देना पड़ेगा। 6000 रुपए का 1 साल का 5%, ठीक है ना। ये 1 साल का नहीं 6 महीने के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, तो 5% केवल निकालना है। यहाँ से 00 से 00 मल्टीपल करेंगे 5 300 रुपए आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 6300 रुपए ही आपका बनेगा, और ये आपका आंसर 6300 रुपए। ये मैंने फॉर्मूले की तरह निकाल के आपको बता दिया है, ठीक है। अमाउंट देना है मतलब आपको, तो प्रिंसिपल प्लस का ब्याज आपको देना पड़ेगा। 120 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति, एक टावर है जो कि 120 मीटर का है, शीर्ष पर एक व्यक्ति खड़ा है। विपरीत दिशाओं में खड़ी 2 कारों के अवनमन कोण को
क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री देखता है, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। एक टावर है ये, और एक भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। आजकल महिलाएं बहुत टावर पे चढ़ जाती हैं, कभी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कभी अपने पति के लिए। अपनी बात मनवाने का एक तरीका है उनके पास में, क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं है, तो फिर ये उलझुल हरकतें वो करने लगती है। आजकल सोशल मीडिया पे ये सब देखने को मिलता है कि एक लड़की, एक औरत टावर पे चढ़ गई है और पुलिस वालों से कह रही है मेरी ये बात मानो तभी मैं उतरूंगी। बट ये भाई साहब है, ये महिला नहीं है। ये भाई साहब यहाँ पे चढ़े हुए हैं और यहाँ से ये इधर की साइड देखते हैं और इधर की साइड भी देखते हैं, ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है कि अवनमन कोणों को क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापा गया है। तो ये वाला एंगल हम 30 डिग्री मान लेते हैं, अवनमन कोण तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे। बट जितना एंगल ये बनता है उतना ही एंगल ये बनता है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल होती है और तिर्यक रेखा ये जो निकाल देते हैं हम, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होता है, ठीक है ना। कल शायद मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। अगर आपने पूरी क्लास ठीक से देखी है तो आपको ये याद आ रहा होगा। ये 30 है तो इधर का साइड का एंगल हम 45 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। इधर कितना देख रहा होगा, ये 45 डिग्री दिख रहा होगा। ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपकी आंख पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। नीचे से जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो आपकी आंख पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ओके। तो हमसे कहा जा रहा है कि टावर 120 मीटर का ऊंचा है। अब 45 डिग्री के सामने 120 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी साइड 120 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब 30 के सामने 120 है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा और ये 120 रूट का 3 आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। 120 हम बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस का रूट का 3, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जो कि हमसे पूछी है कि दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है। यहाँ पर एक कार खड़ी है। अभी देखो मेरे को ज्यादा तो बनाना आता नहीं है, बट मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। ये कार तो नहीं है, कुछ और ही बन गया है, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। कार ऐसी तो नहीं होती है। एक कार इधर भी खड़ी है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये ज्यादा ही कुछ उबड़ खाबड़ सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है। चलिए, दो समरूप ठोस अर्धगोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। दो समरूप ठोस अर्धगोले हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, को पिघला करके एक गोले में ढाला जाता है। नए बने गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक आधा गोला ये है हमारे पास में, और सेम त्रिज्या वाला एक आधा गोला ये हमने ऊपर से रख दिया इसके, समझ रहे हो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोनों की, तो ऐसे बनेगा। तो इनको मिला देंगे तो एक गोला नहीं बन जाएगा पूरा, तो नया गोला जो बनेगा उसकी रेडियस भी 21 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी। क्यों लगाना फॉर्मूला, थोड़ा समझना है और टिक करके आगे भाग जाना है। अब देखो एग्जामिनर को पता है कि भाई टाइम अगर हम कम दे रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसे रखो कि बच्चा को बेसिक चीजें अगर पता होंगी तो वो अपना पढ़ के ही आंसर निकाल ले, ठीक है। वो थोड़ा सा ये सोच के ही बनाते हैं वो लोग, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। वैसे अगर आप गोले का फॉर्मूला देखेंगे तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अगर गोला अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ठीक है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2/3 इंटू का पाई इंटू का आर क्यू, ठीक है ना, ये हो जाता है, ओके। इसका टीएसए टीएसए, ठीक है ना, इसका सीएसए और टीएसए दोनों ही बराबर होता है और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका अर्धगोले का अलग अलग होता है। अर्धगोले का सीएसए होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और टीएसए होता है आपका कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दो फॉर्मूले आपको अलग याद करने हैं वॉल्यूम का। अब देखो अर्धगोला इसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू मिलेगा हमको, ओके। चलिए, ये फुल गोले का है, ये आधा गोले का है। चलिए, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एबी वृत्त का व्यास है। यदि कोण एसीडी का मान 40 डिग्री है तो कोण बीडी का मान क्या होगा। ये मैंने एक सर्कल बनाया और एबी वृत्त का व्यास है, तो मैंने एबी, व्यास क्या है, सेंटर से गुजरता है, ये हमारा एबी पॉइंट हो गया। और एबी सी डी है तो ए बी सी और डी, ये हमारा क्या बन गया, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यहां से मैं लिखूं तो एंगल ए प्लस का एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस का एंगल डी बराबर आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब हमसे कहा गया यदि कोण ए सी डी का मान 40 है, ए सी डी ऐसे मैंने लगाया, ये कितना है, ये 40 डिग्री का दे रखा है, ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। व्यास से हमेशा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। व्यास को हमने एक साइड अगर हमने व्यास मान ली तो उस व्यास को बेस मान करके परिधि पर हम कोई भी एंगल बनाएंगे वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये 90 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है। पूरा में एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो
तो ये 130 डिग्री का बनेगा। अगर ये 130 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा आपका 50 डिग्री का बनेगा। मेरे से पूछा है BAD यही एंगल मेरे से पूछा है, तो एंगल BAD कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 130 है तो ये 50 डिग्री बचेगा। तो 50 डिग्री ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समीकरण को संतुष्ट करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रख सकते हैं? तो इसका सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 3 + 4 7 प्लस का 4 रूट का 3 बनेगा बराबर x मान ले इसको प्लस का 4 रूट के 3 है ये, ठीक है ना। सॉरी ऐसे डकार आ गई मेरे को बेकार वाली, सुन लिया होगा आप लोगों ने, सॉरी, ठीक है ना। इस यहाँ से इसको काट देंगे और x बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमें करना है सॉल्व। अब देखो ये 25 है लास्ट में तो 5 ही आएगा, और ये 8 निम 72 है तो ये कितना आ जाएगा 85 का आ जाएगा, ठीक है ना। इनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। ये 25 है 5 आ जाएगा, और ये 4 × 12 है तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। जिन संख्याओं को लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर करो 25 और इसका गुणा इससे अगली वाली संख्या से कर दो तो वो स्क्वायर निकल के आ जाता है। अब इसमें से इसको माइनस करूंगी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 का मेरे को क्या करना है 1/5 करना है, तो मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 10 ऑप्शन ए एक ही में दे रखा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p + q का 25% इज इक्वल टू p - q का 75% है तो p q का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो प्लस वाले की वैल्यू माइनस वाले की रख दो और माइनस वाले की वैल्यू प्लस वाले की रख दो। तो यहाँ से p + q बराबर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, और p - q बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और हमसे p q का रेशियो पूछा है, p बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे बट्टे 2 करेंगे तो 100/2 आ जाएगा, और q बराबर कितना आ जाएगा आपको 50/2 आ जाएगा। ये हमारा 50 होगा और ये हमारा 25 होगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का रेशियो हमारा बनेगा। पी क्यू का रेशियो 2:1 का बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट आपको समझ में आए चीजें इसके लिए मैंने सब लिखे है। एक संपूर्ण वृत्ताकार शंकु को उसके आधार के समानांतर काट कर छिन्नक बना दिया जाता है। एक क्या है शंकु है हमारे पास में, और उसके आधार को काट करके हमने एक छिन्नक बना दिया, फ्रस्टम बना दिया। मूल शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और कटाई शीर्ष से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। छिन्नक और मूल शंकु के आयतन का अनुपात हमसे पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे। ये मैंने एक शंकु बना दिया और इसको यहाँ से मान लो काट दिया गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर की, और पूरी जो हाइट है वो है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हाइट के ही रेशियो के क्यूब में बटेगा, ठीक है ना। किसी में बटेगा हाइट के रेशियो के क्यूब में बटेगा। तो मैं इनका हाइट का रेशियो निकाल लूं। देखो चाहे हाइट दे रखी है, चाहे लेटरल हाइट दे रखी है, चाहे इनकी रेडियस दे रखी है, उनके क्यूब के रेशियो में हमेशा वॉल्यूम को बांटा जाता है। इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, वॉल्यूम को बांटा जाता है। तो मैंने कहा यहाँ से मैं 0 से 0 काट दूं तो 3 और 1 का रेशियो आया, तो पूरे का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो पूरे का वॉल्यूम यहाँ से इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट 3 है और इसकी हाइट 1 है। तो इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो इसका वॉल्यूम 26 बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम 26 बचेगा। अब इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का वॉल्यूम 26 है तो पूरे का वॉल्यूम 27 है। और मेरे से यही बोला है कि ये जो छिन्नक है ये वाला पार्ट छिन्नक कहलाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पार्ट है ना ये छिन्नक कहलाता है, ठीक है ना। तो छिन्नक का वॉल्यूम कितना आ गया 26, और पूरे का वॉल्यूम कितना है मेरे पास में 27। तो ये 26 और 27 का रेशियो बनेगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको छिन्नक बोलते हैं, छिन्नक या फिर फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या क्या है। अब देखो विकर्ण कितना होता है भाई, विकर्ण होता है आपका n रूट के n माइनस के 3/2, ये विकर्णों का फॉर्मूला होता है। तो षटभुज है मतलब कि हेक्सागोन है, तो 6 इंटू का 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, बट्टे में 2 करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, 9 विकर्ण इसमें बनेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये विकर्णों का फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रखना है, अपने दिमाग में एकदम से छाप लेना है, ठीक है ना। चलिए किसी भी पॉलीगॉन में जो विकर्णों का फॉर्मूला होता है वो ये वाला हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लिया हमने। दिया गया है x + √3 + x - √2 = 5 है, तो x का मान मेरे को चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं देखो पहले अगर मैं इसी को उठा लूं 6 रख दूं, यहाँ पे मैं 6 रख दिया, यहाँ मैंने 6 रख दिया,
तो यह क्या निकलेगा, रूट के 9 निकलेगा। रूट के 9 की वैल्यू 3 होगी। और ये क्या निकलेगा, रूट के 4 निकलेगा। रूट के 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 इस 5 से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 6 होगी। अगर यही मैच नहीं कर रहा होता तो मैं ये चेक करते, फिर ये चेक करते, चेक करते, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बजाय आप पूरा सॉल्व करते रहोगे उसकी। ठीक है, चलिए, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1/2 है यहाँ पर। ठीक है ना। तो कॉज स्क्वायर ए का मान क्या है, ये हमसे पूछा है। यहाँ से एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉज स्क्वायर ए बराबर हमको 1/2 दे रखा है। मेरे से कॉज स्क्वायर ए पूछा है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसे माइनस करूंगी तो ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो मेरे पास 2 कॉज स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करा है तो एक में से आधा जाएगा, तो मेरे पास आधा ही बचेगा। तो यहाँ से केवल कॉज स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/4। तो कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू 1/4 होगी और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि x बराबर 2 प्लस रूट का 3 है तो x माइनस के 1/x क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो x बराबर अगर हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है 2 प्लस रूट का 3, तो मैं 1/x निकालू कितना आ जाएगा। अब देखो x प्लस 1/x निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो यहाँ पे माइनस करके लिख दो। ठीक है ना। इसका स्क्वायर करूंगी 4, इसका स्क्वायर करूंगी 3, डिफरेंस करूंगी 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ पर बस माइनस आपने कर देना है, 2 माइनस का रूट का 3। ठीक है। अब हमसे ये पूछा है कि x माइनस 1/x कितना होगा। क्या पूछा है हमसे, x माइनस 1/x पूछा है। तो ये इसमें से इसको हमें माइनस करना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 रूट का 3 मेरे पास बचेगा। 2 रूट का 3, ऑप्शन बी एक में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की हमें दे रखी है और इसमें एक जीवा है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर रेडियस, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जीवा पर ऐसे लाइन बनाऊंगी तो ये मिड में इसको काटेगी, मतलब इधर 4 होगा, इधर भी 4 होगा और रेडियस हमको 5 दे रखी है। तो आपको कुछ याद आ रहा है, ट्रिपलेट 3 4 5 की, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 3 होगी, ये 4 होगा, तभी ये 5 होगा। ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमसे पूछी थी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर की आ जाएगी और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो इतने आसान सवाल है। 72 किलोमीटर जाना है धारा की अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में अगर जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम बराबर आ जाएगा 72/15 प्लस का 3, 18 चौक 72, 4 घंटे का समय लगेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 18 चौक 72। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, tan a प्लस कॉट ए बराबर 4 हमको दे रखा है और tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 है। tan a इंटू कॉट ए का ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ से tan a इंटू कॉट ए बराबर 1/tan a हो जाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ से इसको काटते हैं तो हमारे पास एक ही आ जाता है, तो इसका मतलब एक ही होगा, इसका कोई यूज यहाँ पर है नहीं। ठीक है, फालतू में दे रखा है। तो tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए का मान हमसे पूछा है, इसको जरूर आपको लिखना है। यहाँ से sec स्क्वायर ए, यहाँ से अगर मैं लिखूं sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस के tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर ए होता है और ये वाला एक tan स्क्वायर मेरे को पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि टोटल ये कितना आ जाएगा, तो ये मेरे से पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे से पूछी जा रही है। ठीक है, अगर मैं tan को x मान लूं, मैं इधर लिख लेती हूँ, मैंने कहा कि मैं tan को क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। कितना मान लिया मैं, tan को x मान लेती हूँ। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास में tan a प्लस कॉट ए बराबर यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे को 4 दे रखा है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये मुझे दे रखा है tan a, ठीक है, प्लस के कॉट ए, कॉट लिखना है भाई, कॉट ए
बराबर मुझे 4 दे रखा है। अब यहां से मैं स्क्वायर करूं क्या कुछ, कॉट ए को मैं 1/10 लिख लेती हूँ ना, ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है ना, 10 a प्लस का 1/10 a, ठीक है ना, बराबर 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 ना लिख करके मैं x लिख लेती हूँ, 10 बराबर मैंने x मान लिया है, तो मैं x रख के से सॉल्व करूंगी। ओके, थोड़ा समझाने के लिए मेरे को लिखनी पड़ती है चीजें। तो मैंने यहाँ लिखा x प्लस 1/x बराबर मेरे को 4 दे रखा है, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस के 2 रूट में, तो 4 का 4 चौक 16 माइनस के 4 सॉरी, तो कितना आ जाएगा 12, और रूट के 12 का मतलब होगा 2 रूट के 3, तो ये 2 रूट के 3 यहाँ पर आ जाएगा। याद नहीं आ रहा है तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ। जब भी हम a प्लस के b या फिर a माइनस के b का ही लिख देती हूँ क्योंकि माइनस में निकाला है, a माइनस के b का होल स्क्वायर निकालते हैं तो a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab हम करते हैं, ठीक है ना, इसके होल स्क्वायर के बराबर। तो a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस के 4, ए बी बराबर हमारा x और x है, x से x कट जाएगा और 4 बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट के 12 का मतलब होगा 2 रूट के 3। उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में छप गया होगा। इसको अभी हम हटाएंगे और क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं अगर इसमें से क्या कर दूं, प्लस कर लेती हूँ इसको, ठीक है ना, प्लस कर लेती हूँ, प्लस करूंगी तो इससे कट जाएगा और मेरे पास 2x आ जाएगा, 2x बराबर 4 प्लस के 2 रूट के 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से मैं इसको काटूं तो ये 2 बार जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2 प्लस रूट के 3 आ गया। x का स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 7 प्लस के 4 रूट के 3 आ जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना आया है, x स्क्वायर बराबर मेरे पास 4 प्लस के रूट का 3 आया है, 4 नहीं 7 सॉरी 7 प्लस का ये 7 प्लस का 4 रूट के 3 आया है, ठीक है ना। मेरे से पूछा है 2 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू हमने x मानी है तो x स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को 2 चाहिए यहाँ पर, तो 2 मैंने कर लिया, और x की वैल्यू 10 मानी है तो 10 स्क्वायर मैंने लिख लिया, ठीक है ना। ये तो मैंने कहा प्लस का 1 भी आएगा ना, प्लस का 1 भी है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू प्लस का 1 ये भी चाहिए मेरे को, ठीक है, ये निकल के आएगा, ये गलत मत समझ लेना, पहले लिखना भूल गई थी मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले मैं 2 10 स्क्वायर ए निकालू और एक भी प्लस कर लूँ यहाँ पर, पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीपल करा है तो यहाँ भी मेरे को 2 से मल्टीपल करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं 2 से मल्टीपल कर लेती हूँ और यहाँ भी मैं 2 से मल्टीपल कर देती हूँ, तो ये 7 दूनी 14 प्लस का 4 दूनी 8 रूट के 3 आ जाता है। अब एक प्लस करना है मेरे को यहाँ पे, तो इधर भी मैं 2 10 स्क्वायर ए प्लस का 1, तो इधर भी एक प्लस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा आपके पास में 15 प्लस का 8 रूट के 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 15 प्लस का 8 रूट के 3, ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, अब नहीं है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, हमको नेक्स्ट क्लास में हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और क्लास अगर समझ में आई हो तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जिस भी टीचर का समझ में आता है उससे पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि जो पसंद आ रहा है उससे पढ़ना है, जो पसंद आ रहा है, जो टीचर पसंद आ रहा है उससे नहीं पढ़ना है, जिस टीचर का समझाया पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है उससे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।